राकेश दीवान साहब, एक बहुत बेसिक सी चीज पे आ जाऊं। हमारे एक दर्शक ने बहुत अच्छे से इसको समझाया। मोदी जी कहे 2014 परिवर्तन के कारण वो जीते, कि परिवर्तन की बात हो रही थी, मोदी जी को लोग परिवर्तनकारी पुरुष के रूप में देख रहे थे। 2019 उन्होंने कहा हम परफॉर्मेंस की वजह से जीते। और अगले 4-5 साल जब वो अब जीत के तो मान रहे हैं कि आ रहे हैं, अब विकास होगा, अब उनका कहना विकास होगा। हमारे एक दर्शक ने बहुत अच्छे से इसको समअप किया है। वो कह रहे हैं ना परफॉर्म, ना रिफॉर्म, ओनली डिफॉर्म। तो इस पे एक आपकी टिप्पणी, जो मोदी जी अब ये मान के कि वो हो गए हैं ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर थर्ड टाइम, अब विकास अब वो शुरू करेंगे, उनके एजेंडा में था ही नहीं, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। राकेश दीवान साहब। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत बहस की गुंजाइश नहीं है, और हम सभी के सामने भी और दर्शकों के सामने भी, कि ये किस प्रकार का तमाशा चलता है। मैं थोड़ा इसको भिन्न प्रकार से देखने की कोशिश करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जो कहते हैं, चाहे वो लाल किले से कह रहे हों या अपनी तमाम चुनावी सभाओं में कह रहे हों या संसद में भाषण दे रहे हों, वो एक प्रकार का टेस्ट केस होता है। क्योंकि मेरे मन में ये प्रश्न उठता है, आप सब जो लोग बात कर रहे थे, सबकी बात सुन के भी और वैसे भी, कि ऐसा प्रधानमंत्री कैसे बनता है। व्यक्तिगत बात मैं नहीं कर रहा कि वो कहाँ पैदा हुए और किस तरह की शिक्षा पाई वगैरह, उस पर मैं प्रश्न नहीं करता। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री एक बहुत बड़े वैक्यूम में बनता है। कौन लोग हैं जो इस तरह के प्रधानमंत्री को रोक सकते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री पर प्रश्न कर सकते हैं। और उस तरफ अगर अपन देखें बहुत ध्यान से, तो बहुत संपन्नता नहीं दिखती, वो भी बहुत दयनीय दिखता है। ये जो बहुत ताजा उदाहरण है जिसमें कि वो INDIA वगैरह बनाया गया है और सामूहिक रूप से कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह के प्रयास हो रहे हैं, उनको अगर आप थोड़ा फ्रेगमेंट करके देखें कि राज्यों में क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में ले लीजिए। मध्य प्रदेश में जो आदमी कह रहा है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार उसको अपने इलाके में 4 दिन की भाषण देने के लिए, अपनी कथा करने के लिए उनको आमंत्रित करते हैं, उनके चरण छूते हैं, उनका तमाम तमाशा होता है। ये जो छतरपुर के जो महाराज हैं, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, तो ये पार्टी, अब देखिए हमारे यहाँ क्या दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ दो ही पार्टी है, बीजेपी है और कांग्रेस है। कांग्रेस को कैसे, किन मूल्यों पर, किस प्रकार की पॉलिटिक्स। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूं। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो मैंने बहुत सारे मित्रों से कहा कि भाई इसमें अपने को शामिल होना चाहिए। उसमें अधिकांश मित्रों ने ये कहा कि इनके साथ क्यों शामिल होना चाहिए, ये कभी हमारे संघर्ष में आए क्या। मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा सवाल है विस्थापन का, डूब क्षेत्र का और विस्थापन का। मध्य प्रदेश की नर्मदा पर 10 बड़े बांध बन चुके हैं, और उसके अलावा सैकड़ों अभी पाइपलाइन में है, वो चल रहा है तमाम। इसके अलावा और एक नया तमाशा चालू हुआ है रिवर लिंकिंग का, तो उसमें भी हजारों लाखों लोग विस्थापित होने वाले हैं। हमारे राज्य की किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसके बारे में विचार करने की भी फुर्सत नहीं है। जाना आना तो छोड़ ही दीजिए, ऐसा नहीं होता है कि वो कभी किसी कार्यक्रम में, किसी धरना प्रदर्शन में, किसी मतलब लोग कर रहे हैं, पार्टी का छोड़िए, जनता कर रही है उसका विरोध, अलग अलग जगह पर सवाल कर रही है, उसमें आप थोड़ा सा हाथ लगा दें, ये भी संभव नहीं होता। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार का जो वैक्यूम बनेगा, और मुझे तो ये भी लगता है कि शायद मोदी जी एक प्रकार से टेस्ट करते हैं, वो देखते हैं कि उनकी बात जो है वो कौन रोक रहा है, कौन कह रहा है, इसलिए वो 1000 साल वगैरह की, ये सब हास्यास्पद बातें हैं, हम सब जानते हैं इसके बारे में, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब कितना भी आप दिवालिया हो दिमाग से, आप इस प्रकार की बातें नहीं करते, लेकिन आप उसको करते हैं क्योंकि टेस्ट कर रहे हैं आप कि हमारी इस बात पर कोई रोकने वाला है, कोई हमारा ऐसा पॉलिटिकल समूह है इस देश में जो इस बात को रोक सके। ये रोकने की स्थिति क्योंकि हमारे पॉलिटिकल समाज में नहीं बनी, और इसलिए बहुत सारा समाज हमारा इस तरह से बनता रहा, तो वो तो कुछ भी करने की छूट है। वो कुछ भी 1000 साल की क्यों, 10,000 साल की बात कर सकते हैं, वो सब प्रकार की बातें कर सकते हैं जो होने वाली हैं या नहीं होने वाली हैं, उससे मतलब नहीं। मतलब ये है कि हमने कुछ कहा है,
दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि वो शायद इनको वो समझना चाहिए कि एक बहुत बड़ा संकट हमारे बाकी पॉलिटिकल समाज में, क्योंकि भाजपा का तो जो होना है वो होना ही है, वो तो हम जानते ही हैं, देखते भी हैं। भाजपा में भी अपने खुद के बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो अकेली ऐसी पार्टी नहीं है। अब आज के समय में जिस तरह का चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि जो वहां बैठे हुए दूसरे उनके समकक्ष लोग हैं वो इससे बहुत संतुष्ट होंगे? तो कभी ना कभी वो प्रश्न भी खड़ा तो हो गई। तो इसलिए बीजेपी क्या करेगी अपने साथ, वो तो उनका अपना जानिए, वो छोड़िए। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो इसको रोकने की कोशिश करते थे, उनका भी तो डिस्कनेक्ट बढ़ा हुआ है भाई साहब। बल्कि इस समय जो सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, उसका सर्वाधिक कनेक्ट है समाज के साथ, और हमारी दूसरी पार्टियों का वो कनेक्ट है ही नहीं। अभी जो कर रहे हैं वो तो चुनाव की बात है, लेकिन उसके अलावा जो लोगों की अपनी दैनिक समस्याएं थी, संकट था, दुख थे, तकलीफें थी, उन तकलीफों में, उन संकटों में हमारे यहाँ के एक राजनेता कहाँ, और जो बड़ी ने पार्टी है, जैसे हम कांग्रेस की बात करते हैं कि भाई सबसे राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टी है वो ये पार्टी है, उस पार्टी को अब अभी जो है, अभी थोड़ा उसमें आपको एक सकारात्मक दृश्य देखने मिलेगा राहुल गांधी के इंटरवेंशन से। और राहुल गांधी का मतलब मैं व्यक्ति की बात फिर नहीं कर रहा हूं, वो एक परिघटना है, उसने इंटरवीन किया है। और वो इंटरवेंशन संभवतः हमारे पॉलिटिकल विमर्श को, हमारे राजनीतिक विमर्श को संभवतः बदलने की कोशिश करेगा। अगर वो विमर्श बदलता है तो ये प्रधानमंत्री इस प्रकार की बात नहीं कर सकते। हमारे किसी भी प्रधानमंत्री ने कर पाए क्या? सबसे बड़े सर्वशक्तिमान जो राजीव गांधी थे, जिनके पास 400-425 का बहुमत था, या हमारी श्रीमती गांधी का आप देख लीजिए, जो सर्वाधिक ताकतवर, दुर्गा वगैरह सब माना गया था उनको, वो भी अपने भाषणों में ये बात नहीं कर सकी। क्योंकि उस समय भी जो लोग थे दो प्रकार के, संख्या बल था, और संख्या बल नहीं था तो उनकी आत्मिक ताकत थी, उनकी नैतिक ताकत थी, उस विरोधी समूह की नैतिक ताकत थी। जो भी हो, अटल बिहारी हो मान लीजिए, तो उनकी एक नैतिक ताकत थी कि वो कुछ कह रहे हैं, उसको सुनना पड़ेगा आपको। और उनके होते हुए इंदिरा गांधी इस प्रकार की बात नहीं कर सकती, या राजीव गांधी नहीं कर सकती, या उसके पहले। वो नैतिक ताकत हमारे यहाँ पॉलिटिकल जमात से, बिरादरी से गायब है आज के समय में। मतलब इक्का दुक्का आपको जरूर देखने मिलेगा, लेकिन व्यापक रूप से वो नैतिक ताकत नहीं बची है। जिन आधारों पर हम चुनाव लड़ने की अभी मंसूबे बांध रहे हैं, वो आधार तो वो तो वही है जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वही हिंदुत्व है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, वही जनेऊ पहन रहे हैं, वो भी यही करने की। और बहुत बहुत फूहड़ और बहुत ही हास्यात्मक पैरोडी है भाई साहब ये जो होता है यहाँ पर, कि वो जो जिसको लेकर के हमारे कमलनाथ जी बड़े फूले नहीं समा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि उनकी सरकार आ जाएगी इसके कारण, क्योंकि उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का भाषण करवा दिया है। ये बहुत ही फूहड़ पैरोडी है, और वो करने में उनको खुशी, मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं। तो ऐसा विरोध, ऐसा ऐसा जो चेक एंड बैलेंस, जैसे मैं कहता हूं कि भाई एक चेक एंड बैलेंस हमारे यहाँ संविधान में दिया गया है कि आप जो हैं वो विरोधी पक्ष हैं और आप उतनी ताकत से उस प्रश्न को खड़ा कर सकते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं है ताकतवर। और इसलिए हमको इन संकटों का सामना लगातार करना पड़ेगा, लगातार तब तक करना पड़ेगा जब तक, जो मैं आपसे कह रहा हूं, कि एक नया डिस्कोर्स, एक नए प्रकार का विमर्श हमारे राजनीतिक समाज में इंटरवीन, उसमें हस्तक्षेप कर सके। मेरे ख्याल में कनेक्शन की दिक्कत हो गई। राकेश दीवान साहब, मणिपुर के लिए क्या सबसे पहला प्री रिक्विजिट, जो पहली जरूरत मेरे ख्याल में नियत की है, क्योंकि आपकी पहले नियत साफ होनी चाहिए कि हमें मणिपुर को वापस एक तरफ लाना है, और वो अभी अभी दिख नहीं रही है। राकेश दीवान साहब। जी बिल्कुल, मुझे एक पहली बात तो मैं जो सभी लोग कह रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि इसमें जो है वो सेना का हस्तक्षेप होना चाहिए, ताकि वो तत्काल वहां पर शांति स्थापित हो सके, चाहे भले ही वो कितनी भी आर्टिफिशियल हो, लेकिन ये युद्ध की स्थिति जो है वो समाप्त होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं जो पहले कह रहा था उसी को थोड़ा विस्तार दूंगा, कि आप देखें कि मणिपुर को लेकर के जो पॉलिटिक्स है, उसमें राहुल गांधी की पॉलिटिक्स हमको समझ में आती है, जो एक सकारात्मक दृष्टि दिखाती है हमको। या महुआ मोइत्रा का अगर आप संसद का भाषण देखें,
जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर उन्होंने दिया, बहुत मणिपुर पर बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही। मुझे लगता है कि इस प्रकार के राजनेता ऐसी कोई रणनीति बना सकें कि हम मैदान में क्या कर सकते हैं। यहाँ तो आप बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे राजनेता जो थोड़े नए तरह से सोचते हैं, जो दुनिया को और ढंग से देखते हैं, और सचमुच सही बात तो ये है कि वो इस समय की परिस्थितियों से दो चार हो रहे हैं, जो हमारे पुराने राजनेता नहीं हो, समझ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये हो पा रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों को कुछ ऐसी रणनीति बनाने की जरूरत है जो तत्काल मणिपुर में हस्तक्षेप कर सके। और मैदानी रणनीति में चर्चा की या पार्लियामेंट के बहस की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, वो उसका भी महत्व है जी वैसे। जी लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना।